हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिंकिंग लॉस। माई सेल्फ दिव्या महाजन। जैसा आप सबको पता है कि कल हमारे उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। उसमें जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, आज हम उनको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड अंडर द एग्जामिनेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन सब में से कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो जैसे आपको पता है कि सेक्शन नंबर 3 में हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफाइन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसके जितने भी आंसर्स बता के रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस बता के रखे हैं। अ राइट टू जागीर इनकम, अ राइट टू यूज वाटर ऑफ स्ट्रीम, अ राइट ऑफ ईजमेंट एंड रॉयल्टी। तो जैसा आप देख पाओगे कि ये तीनों ही जो ए बी सी क्लॉजेज हैं, ये तीनों ही समहाउ रिलेटेड टू लैंड है, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये तीनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप रॉयल्टी को देखोगे तो ये कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये सब चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह नहीं काउंट कर सकते। तो इस सेक्शन नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आरिफ वर्सेस जदूनाथ का केस है जो प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था ना, वो किस से रिलेट करता है? रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे रिलेट करता है? तो जैसे आपको पता है आरिफ वर्सेस जदूनाथ का केस जो पहला केस था पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? पार्ट परफॉर्मेंस, जो आपको सेक्शन नंबर 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो अगर हम देखें तो इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है वो सेक्शन नंबर 35 में बता के रखा है। मॉर्गेज 58 में डिफाइंड है। लीज हमारा 105 वगैरह से डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है इसके आरिफ वर्सेस जादूनाथ का रिलेटेड, तो वो पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 118 के अकॉर्डिंगली, 118 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सा ये जो एग्जांपल्स बता के रखे हैं ये एक्सचेंज के डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं। एक्सचेंज की डेफिनेशन आपको सबको पता है। 118 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है कि भाई प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी, है ना। अगर किसी भी तरीके से वहां पे विथआउट कंसिडरेशन अगर यहाँ पे होता है तो ये एक्सचेंज नहीं है। ये क्या हो जाता है? अगर विथआउट कंसिडरेशन यहाँ पे होता है तो गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप विथआउट कंसिडरेशन, अगर इनका पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर विथआउट कंसिडरेशन होता है तो वो गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। अगर जहां पे भी कंसिडरेशन ऑफ प्राइस से रिलेटेड मैटर आ जाता है तो वो सेल हो जाता है, ना कि एक्सचेंज रहता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं है। तो ये आंसर भी हमारा गलत है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी इस आंसर को अगर अटेंड करते तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फॉर मनी। अब मनी से रिलेटेड अगर मैटर आया तो फिर से क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। अगर वहां पे किसी भी फॉर्म में अगर मनी आती है, मनी के बदले मनी है, तो इट्स ओके, वो एक्सचेंज होता। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बदले अगर मनी है तो वहां पे आपका सेल हो जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लास्ट इसका ऑप्शन देखते हो तो उसमें बता के रखा है ट्रांसफर ऑफ अ हाउस, मतलब यहाँ पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बदले ऑनरशिप इन कंसिडरेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के आप बदले कोई दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर इट मे बी एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वो एक्सचेंज होगा। और 118 के अकॉर्डिंगली आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? डी आंसर। क्यों? क्योंकि 118 के अकॉर्डिंगली एक्सचेंज में प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी, वेदर इट मे बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर इट मे बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, अटेस्टेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें बोला था कि सेक्शन नंबर 3 में जो अटेस्टेशन डिफाइंड है आपको, उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको इसेंशियल कंडीशंस देखनी है अटेस्टेशन की। क्या देखना है? इसेंशियल कंडीशंस देखनी है। तो अटेस्टेशन जैसा आपको सेक्शन नंबर 3 में डिफाइंड है, आपको पता है कि वहां पे अटेस्टेशन का मेन पर्पस ही यही है कि ऑथेंटिसिटी इंश्योर करवाना। तो उसमें अगर आप इसेंशियल्स देखते हो कि यहाँ पे भाई फ्रॉड तो नहीं हुआ ये सब चीजें, तो यहाँ पे दो एटलीस्ट 2 विटनेसेस को यहाँ पे आपको अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट को करवाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या बोला है, देयर मस्ट बी एन एटलीस्ट 1 अटेस्टिंग विटनेस, जो कि ये एसेंशियल नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस है। आपको इस क्वेश्चन में बस यही देखना था कि 2 अटेस्टिंग विटनेस कहाँ दे रखा है। तो 2 अटेस्टिंग विटनेस आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि बाकी जगह 1 अटेस्टिंग विटनेस, 3 अटेस्टिंग विटनेस, नो अटेस्टिंग विटनेस, तो ये सारे आंसर आपके गलत होते हैं। मेन परफेक्ट आंसर इसका अगर जो आप देखोगे तो वो बी आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्ड्रीच वर्सेस कूपर का जो लीडिंग केस है, वो इन सारे टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक को रिलेट करता है? लीडिंग केस है उस पे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये आया था कि कूपर वर्सेस कूपर तो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है। कूपर वर्सेस कूपर अगर हम देखते हैं तो वो इलेक्शन से रिलेटेड है, जो सेक्शन नंबर 35 में बता के रखा है हमको। लेकिन आप एल्ड्रिच वर्सेस कूपर का देखते हो तो वो मार्शलिंग का लीडिंग क्वेश्चन है, केस है, ना कि इलेक्शन का। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ है इसमें। तो आप ये याद रखो कि एल्ड्रिच वर्सेस कूपर का केस है तो वो मार्शलिंग का लीडिंग केस है, ना कि इलेक्शन का, जो आपको सेक्शन नंबर 5681 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बता के रखी है। मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो केस है एल्ड्रिच वर्सेस कूपर, ये हमारे मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट से डील करता है। और राइट, तो ये इलेक्शन का मैटर इसमें नहीं आएगा। पार्ट परफॉर्मेंस जो 53A में बता के रखा है उससे भी रिलेट नहीं करता। और डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरेंस ऑन सेल जो सेक्शन नंबर 57 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बता के रखा है, उससे भी ये केस नहीं डील करता। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और राइट, नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी से रिलेटेड आपका कौन सा सेक्शन डील करता है? तो आपको सबको पता है यूनिवर्सल डोनी का कॉन्सेप्ट हमारे गिफ्ट के प्रोविजंस में आता है, जो सेक्शन नंबर 122 से 129 तक प्रोवाइडेड है गिफ्ट के प्रोविजंस हमारे। अब इसी में अलग अलग टाइप्स के डोनीज बता के रखे हैं, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। तो ऐसा डोनी जिसको डोनर अपनी होल ऑफ द प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनी। और यूनिवर्सल डोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन नंबर 128 में प्रोवाइडेड है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें बता के रखा है कि गिफ्ट कब रिवोक हो सकता है। 127 में बता के रखा है हमारा कि ऑनरस गिफ्ट क्या होता है। 129 में डेड बेड गिफ्ट के हिसाब से बता के रखा है। तो उसका जो मेन यूनिवर्सल डोनी का कॉन्सेप्ट है वो आपके सेक्शन नंबर 128 में प्रोवाइडेड है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं इसमें से जो फेमस केस कौन सा है जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से कौन सा फेमस केस डील करता है। अगर आप देखोगे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी तो ये कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन नंबर 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये आपको रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर हम ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये आया था बच्चों को कि किसी बहुत सारे बच्चों ने विडबी वर्सेस मिशेल का जो है वो टिक किया था ऑप्शन। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से रिलेटेड ये फेमस केस तो ये भी है, लेकिन फर्स्ट फेमस केस नहीं है। इसमें रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग ये जो केस है डील करता है। लेकिन अगर फर्स्ट फेमस केस जिसमें आपका राइट
रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की जो कॉन्सेप्ट है वो आया गया था, वो आया था द डक ऑफ नॉर्फॉक केस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड चैप्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। उन्होंने बोला कि जो सेकंड चैप्टर है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स बता के रखे हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको लागू करने हैं, अप्लाई करने हैं, वो सारे प्रोविजंस कौन से रूल पे लागू नहीं होते। तो उन्होंने बोला हम सेक्शन नंबर 2 देखते हैं और उसका भी क्लॉज डी देखते हैं, तो वहां प्रोवाइडेड है स्पेसिफिकली कि आपका जो सेकंड चैप्टर है वो किसी भी तरह रूल ऑफ जो मुस्लिम लॉ है उस पर लागू नहीं होता। तो इसका मेन आंसर क्या होगा, मुस्लिम विधि के नियम पे ये लागू नहीं होता है। रूल ऑफ हिंदू लॉ पे लागू होता है, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, इस पे ऐसे कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं बता के रखा है। मुस्लिम लॉ पे ये लागू नहीं होगा, ये सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज डी में स्पेसिफिकली बता के रखा है। तो इसका मेन आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको सीधे से पूछा गया था मैच द फॉलोइंग, आपका रिलेटेड था। तो अगर आप सेल के प्रोविजंस देखोगे तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि भाई सेल कहाँ डिफाइंड है या सेल के प्रोविजंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आपको सबको पता है सेक्शन नंबर 54 से 57 तक के प्रोविजंस हमारे सेल से डील करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी क्लॉज। ठीक है, मॉर्टगेज कहाँ डिफाइंड है, तो वो 58 में है ना, आपके 58 से 104 तक इसके प्रोविजंस यहाँ पे बता के रखें। एक्शनेबल क्लेम आपके जो चैप्टर नंबर 8 में जो है 130 से 137 तक, वो डिफाइंड आपका सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज में बता के रखा है कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, तो ये लीज के प्रोविजन में डील करता है 116 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए देखो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले आंसर है डी, ए, बी और सी। डी ए बी सी इसका आंसर होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अब डी ए बी सी कहां बता के रखा है। तो डी ए बी सी अगर आप देखोगे, सॉरी सी बी है ये, डी ए सी बी। तो डी ए सी बी इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो परफेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबोध कुमार वर्सेस दंताराम टी कंपनी। सिर्फ जो केस है वो किस प्रोविजन से डील करता है, ये केस हमारा किस प्रोविजन से डील करता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो अगर आप देखते हो ये जो केस है ये आपके सेक्शन नंबर 53 ए से डील करता है, जहां पे ये बता के रखा था कि भाई 53 ए को आप डिफेंस की तरह यूज कर सकते हो। आप इसके अकॉर्डिंगली इसको यूज करके आप एक्शन नहीं ला सकते हो, केस नहीं फाइल कर सकते हो, लेकिन आप इसको डिफेंस की तरह यूज कर सकते हो। ये जो प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था ये प्रबोध कुमार वर्सेस दंताराम टी कंपनी में 53 ए जो पार्ट परफॉर्मेंस से डील करता है, इसके रिलेटेड मैटर ये बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका a donor A desires to make a gift of his immovable property। मतलब ये जो प्रोविजन है ये गिफ्ट के प्रोविजन से, ये जो क्वेश्चन है गिफ्ट के प्रोविजन से डील करता है। यहां उन्होंने बोला कि अ डोनर है जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहता है माइनर को गिफ्ट करना चाहता है जिसका नाम है एम। इन दिस केस ए मस्ट हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू, किसको पोजेशन हैंड ओवर किया जाता है। तो देखो अगर आप गिफ्ट के प्रोविजन में सेक्शन नंबर 122 देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने सीधे से बोल दिया है कि आप किसी को भी, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डोनी या ना हो, तो भी यहाँ पे आप उनको गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हो। बस रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे डोनर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के, जो सेक्शन नंबर 11 ऑफ हमारे
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता के रखा है। बट डोनी को जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर वो इनकॉम्पिटेंट भी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो भी हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे माइनर को जो अगर गिफ्ट करते हो तो वो वैलिड तो होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई आप यहाँ पे जब माइनर को गिफ्ट करोगे तो उसका पोजीशन किसको दोगे आप यहाँ पे। तो देखो, अगर माइनर की बात करके रखी है तो माइनर यहाँ पे कैपेबल नहीं है टू होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार से वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सेप्टेंस की बात देखते हो गिफ्ट के प्रोविजन में, तो वहां उन्होंने बोला था कि आप एक्सेप्टेंस ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर अगर करते हो तो वो वैलिड गिफ्ट होता है। एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर करते हैं तो वहां पे वैलिड गिफ्ट होता है। और अगर हम इसको हिंदू एक्ट से डील करें, मतलब रिलेट करें कहीं से, तो जो आपका नेचुरल गार्जियन होता है, अगर नेचुरल गार्जियन में फादर सबसे पहले वहां पे अवेलेबल है तो उस केस में आपको फादर को यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन यहाँ पे हैंड ओवर करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी आप माइनर को नहीं दे सकते हो, लेकिन उसके बिहाफ पे उसके फादर को आप प्रॉपर्टी जो है हैंड ओवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉज के। हिंदू लॉ से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, नो पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ ही और शी। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना था कि ये चारों ऑप्शन में से कौन यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं रह जाता है टू क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ उन्होंने बोला है ए ऑप्शन ये कि हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट कर देता है तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, तो नहीं, ऐसा कहीं भी कोई भी प्रोविजन नहीं बता के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, है सेटल्ड इन द फॉरेन कंट्री। नहीं, आपका पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ जहां जहां जाते हो आप वहां वहां आपके साथ साथ पर्सनल लॉ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो तो आप फिर भी यहाँ पे इंटाइटल्ड हो टू क्लेम मेंटेनेंस, तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला, डी वाला देखते हैं पहले, हैज टर्मिनेटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, आप मेंटेनेंस और एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर 24 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन है कि जो क्लेमेंट है टू अ मेंटेनेंस वो हिंदू होना चाहिए। तो जैसे ही उसने हिंदू से कन्वर्ट कर लिया किसी और अनदर रिलीजन में, है सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, तो यहाँ पे वो इंटाइटल्ड नहीं रह जाता है टू क्लेम मेंटेनेंस। तो इसका मोस्ट परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स पार्टीशन ऑफ द कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी अंडर दया भागा लॉ। अगर आप दया भागा लॉ में देखते हैं तो अगर अमेंडमेंट के पहले 2005 के अमेंडमेंट के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके फीमेल को इंटाइटल्ड नहीं थे कि वो पार्टीशन के लिए मतलब सक्षम है, इंटाइटल्ड है। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होना चाहिए इसका वो होता है सी, क्योंकि यहाँ पे एवरी एडल्ट कोपार्सिनर मेल या फीमेल तीनों ही इंटाइटल्ड है टू इन्फोर्स पार्टीशन ऑफ कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडल्ट नहीं मेंशन है, तो मोस्ट परफेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट कोपार्सिनरी मेल या फीमेल दोनों के बारे में बता के रखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो बात करता है विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट डील्स विद द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड इन द वूम टू इनहेरिट टू द इंटेस्टेट। तो अगर आप सेक्शन नंबर 20 देखते हो,
एडॉप्शन एक्ट का, तो यहाँ पे उन्होंने सक्सेशन एक्ट का, हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जिस दिन इंटरस्टेट की डेथ होती है और अगर वहां पे कोई भी चाइल्ड मदर की वूम में आ जाता है तो वो इक्वली इंटाइटल्ड हो जाता है अदर पर्सन्स के अकॉर्डिंगली टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सेक्शन नंबर 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ अ मेल। मतलब यहाँ पे ब्राइड ग्रूम की बातचीत चल रही है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एज ऑफ अ मेल कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप सेक्शन नंबर 5 देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का, वहां पे बता के रखा है कि कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका क्लॉज नंबर 3 देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर ब्राइड ग्रूम है, मतलब मेल की बात रिलेटेड हम बात करें, तो यहाँ पे उनकी एज अबाउट 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम ब्राइड की बात करें, मतलब फीमेल की बात करें, तो यहाँ पे जो एज है वो 18 ईयर की बता के रखिए। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक बिल पास हुआ, मतलब बिल प्रेजेंट किया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो 21 ईयर्स है, क्योंकि मेल के केस में यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 21 ईयर्स आपके सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एज होनी चाहिए ऑफ अ मेल टू गेट मैरिड, ठीक है। तो यहाँ पे 21 ईयर्स राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के लिए इन सब में से कौन सा ग्राउंड नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखते हो सेक्शन नंबर 10 में, तो यहाँ पे बता के रखा है जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है और कैसे कैसे आप ग्राउंड्स पे लेके आ सकते हो। तो सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री चाहिए तो आप उन्हीं सारे ग्राउंड्स पे, जिन ग्राउंड पे आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो, इन सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 के ग्राउंड्स पे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों, और अगर वाइफ के केस में स्पेशल ग्राउंड्स बता के रखे हैं जो सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 2 में बता के रखे हैं, तो इन ग्राउंड्स पे आप जुडिशियल सेपरेशन के भी जो है वो डिग्री ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1 का पहला ही क्लॉज जो है वो आपको एडल्ट्री के रिलेटेड मैटर बता देता है कि इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स की डिग्री क्लेम कर सकते हो, तो उसी ग्राउंड पे आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री भी क्लेम कर सकते हो। तो ये आंसर तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिजर्शन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 1 क्लॉज 1A, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई अगर आपने डिजर्शन कर दिया है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है कि सॉरी 1B है यहाँ पे, है ना, 1B के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेके आ सकते हो। नेक्स्ट कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन, अगर आप सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 देखते हो, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन अगर कोई भी अनदर रिलीजन से, मतलब आप हिंदू से नॉन हिंदू कोई भी रिलीजन में जाते हो, तो वहां पे आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट। लास्ट जो है आपका, उन्होंने बोला अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर। अब जो अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर है इसका अगर आप जुरिस्डिक्शन देखते हो तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर में आ सकती है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया नॉट अमाउंटिंग टू क्रूएल्टी। अगर यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर अमाउंटिंग टू क्रूएल्टी होता तो इस ग्राउंड पे भी आप यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेके आ सकते थे, लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू क्रूएल्टी की वजह से जो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 का 1A अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्रूएल्टी के ग्राउंड पे आप जो है वो डिवोर्स की डिग्री और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दोनों क्लेम कर सकते थे।
लेकिन उस वजह से यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो आपका बी होगा। क्या होगा? डी, अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर नॉट अमाउंटिंग टू क्रुएल्टी। अगर यहाँ पे अमाउंटिंग टू क्रुएल्टी होता तो इस ग्राउंड पे भी आप लेके आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू क्रुएल्टी बता के रखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सेपरेशन रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग डिवोर्स सूट बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन नंबर 13B। 13B में आपको मैक्सिमम पीरियड कितना आपको चाहिए कि आप यहाँ पे सेपरेटली रह रहे हो, सेपरेट लिविंग कर रहे हो, और वहां पे कोई भी ग्राउंड भी नहीं बचता आपका कि आप टुगेदर किसी भी तरीके से आ सकते हो। तो मैक्सिमम पीरियड कितना है जहां पे आपको सेपरेट रहना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे म्यूचुअल डिवोर्स के ग्राउंड पे डिग्री क्लेम कर सकते हो। तो वहां पे क्लियरली बोल के रखा है अगर आप 1 ईयर और मोर, यहाँ पे 1 ईयर और मोर अगर यहाँ पे आप अलग अलग रह लेते हो तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड आपको 1 ईयर और मोर बता के रखा है कि आप उसके बाद ही म्यूचुअल कंसेंट से डिग्री ले सकते हो डिवोर्स के ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं अंडर हिंदू लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सन्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। अगर आप सेक्शन नंबर 6 देखते हैं ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो यहाँ पे भी क्लॉज अगर आप देखते हैं सबसेक्शन 4 अगर यहाँ पे, तो क्लियरली बोल दिया है कि 2005 के बाद पायस ऑब्लिगेशन के नाम पे आप ग्रैंडफादर, फादर या ग्रैंड फादर की जो भी डेट्स है उनके लिए सन या आपके ग्रैंडसन को परेशान नहीं करोगे, उनसे क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे प्रोवाइजो में आपको बता के रखा है कि ऐसा कोई भी डेट जो फैमिली नेसेसिटी, लॉफुल बिजनेस या रिलीजियस सेरेमनीज के रिलेटेड अगर कोई भी डेट अगर प्रोवाइडेड है तो वहां पे क्रेडिटर आपसे क्लेम करवा सकता है, आप बाउंड होंगे टू पे दैट डेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही इसके अकॉर्डिंगली तो आप बाउंड हो टू पे दैट डेट। लेकिन अगर कोई भी डेट जो कि ड्यू टू गैम्बलिंग पर्पस है तो पर्पस ही आपका अनलॉफुल है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो आंसर है वो ए होगा, क्योंकि डेट ड्यू टू गैम्बलिंग यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है, वो अनलॉफुल डेट आपका कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है हु में बी अ कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अगर आप देखोगे जॉइंट हिंदू फैमिली के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे 2005 के अमेंडमेंट के पहले जो 9 सितंबर को इन्फोर्समेंट में आया था, उसके पहले जो डॉटर्स थी आपकी, ये कॉपार्सिनर नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली वो कर्ता भी नहीं हो सकती थी। तो अगर हम जनरल रूल देखें कर्ता के रिलेटेड यहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली में, जनरल रूल तो यही बोलता है भाई कि अगर यहाँ पे फादर अलाइव है तो सबसे पहले तो फादर ही यहाँ पे करता होंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा हमसे कि कौन यहाँ पे सबसे पहले करता होगा, यहाँ पे कौन कौन कर्जा हो सकता है। तो 2005 के अमेंडमेंट के बाद आपका जो सन है वो भी करता हो सकता है, डॉटर है वो भी करता हो सकती है, फादर है वो भी करता हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो ऑल ऑफ द अबाव होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 2005 अमेंडमेंट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव मतलब सन, डॉटर, फादर तीनों ही यहाँ पे कॉम्पिटेंट हो जाते हैं टू बी अ कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज सोलिमनाइज्ड बिफोर द अटेंडिंग द एज ऑफ मैरिज इज। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 ऑफ हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, तो यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्सेप्ट बता के रखा है। और सेक्शन नंबर आपके जो आपके सेक्शन नंबर 18 है, यहाँ पे पनिशमेंट जरूर मिलती है आपको अगर आप यहाँ पे अटेंड नहीं करते हो मेजोरिटी उसके पहले अगर आप शादी कर लेते हो तो। सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बता के रखा है कि भाई आपकी जो शादी है वो वॉइड तो नहीं होगी लेकिन वो वैलिड होगी, लेकिन आप पनिशेबल होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली देखे यहाँ पे तो ओनली वॉइड तो आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वॉइड नहीं होगी वो वैलिड रहेगी, ओनली वॉइडेबल भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ओनली वॉइडेबल उन्होंने बोल दिया तो वैलिड का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया।
नीदर वॉइड नॉट वॉइडेबल, तो ये भी आंसर सही हो सकता है कि भाई यहाँ पे ना तो वॉइड होगी ना ही वॉइडेबल होगी, तो वैलिड होगी अगर हम उसको ये समझें तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि भाई यहाँ नन ऑफ द अबाउ भी आ सकता है आंसर, क्योंकि वो वैलिड होती है शादी, और नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल भी हो सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर हम इम्प्लाइडली देखें यहाँ पे तो वैलिड होती है वो शादी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी आना चाहिए। नेक्स्ट बोल के रखा है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। देखो 2005 के बाद बहुत सारे चेंजेस हिंदू सक्सेशन एक्ट में आए थे, और डॉटर्स को बहुत सारे राइट्स, मतलब इक्वल टू जो सन है उसके सारे राइट्स प्रोवाइडेड थे। पहले हम डॉटर को इक्वल राइट्स नहीं देते थे, लेकिन 2005 अमेंडमेंट के बाद अब यहाँ पे डॉटर को सारे ही राइट्स प्रोवाइडेड है एज इक्वल टू दी सन। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमसे, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 which of the following statement is correct regarding the right of daughter in a Hindu joint family? इसमें से करेक्ट आंसर हमको देखना है। तो पहला उन्होंने बोला अ डॉटर हैज द सेम राइट्स एज अ सन इन द कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी, ये तो आंसर हमारा सही हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अ डॉटर कैन ओनली बी क्लेम अ शेयर इन द फादर्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी क्लेम कर सकती है डॉटर। तो ये भी आंसर हमारा अब गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है उनके राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ डॉटर कैन नॉट बी अ कोपार्सिनर बट कैन इनहेरिट अ क्लास 1 हेयर, नहीं ऐसे नहीं है। 2005 के बाद डॉटर यहाँ पे कोपार्सिनरी राइट सारे रखती है और वो क्लेम कर सकती है सारे राइट्स जो कि एक पहले अमेंडमेंट के पहले सन को अवेलेबल था। अ डॉटर राइट्स टू कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी इज लिमिटेड टू हर मैरिज पोर्शन, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बता के रखा है कि सिर्फ उनके मैरिज पोर्शन तक ही यहाँ पे लिमिटेड है, वो यहाँ पे क्लेम कर सकती है सारे राइट्स, और जितने भी राइट्स प्रोवाइडेड है यहाँ पे मेल को प्रोवाइडेड है वो सारे राइट्स यहाँ पे अब फीमेल या डॉटर को भी प्रोवाइडेड है। तो इसका आंसर बेस्ट आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉटर को आफ्टर 2005 अमेंडमेंट इक्वल सेम राइट प्रोवाइडेड है एज ऑफ सन इन द कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इन अ हिंदू लॉ हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी इफ द फादर कन्वर्ट्स इन अनदर रिलीजन। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम सेक्शन नंबर 6 देखते हैं माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, तो वहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। अगर यहाँ पे जो आपका चाइल्ड है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, तो उस केस में यहाँ पे लेजिटिमेट के केस में और इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में अलग अलग चीजें यहाँ पे बता के रखी हैं। अगर यहाँ पे हम लेजिटिमेट की बात करें तो वहां पे जो पहला नेचुरल गार्जियन होता है आपका वो फादर होते हैं, ठीक है, उसके बाद मदर होती है। लेकिन अगर बच्चा 5 साल से कम एज वाला है तो वो बात अलग होती है। ठीक है, और इलेजिटिमेट के केस में वहां पे पहली मदर होती है फिर फादर होते हैं। लेकिन हमसे अगर ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे नेचुरल गार्जियंस ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी की बात करके रखी है, जहां पे पहले गार्जियन आपके फादर थे, मतलब लेजिटिमेट बच्चे के बारे में बात करके रखी। तो अगर आप सेक्शन नंबर 6 देखते हैं, इसका प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है कि जनरली तो फादर होते हैं आपके नेचुरल गार्जियन, लेकिन अगर फादर यहाँ पे किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और धर्म में या रिलीजन में, या किसी भी तरीके से रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड, तो फिर उस केस में यहाँ पे जो नेचुरल गार्जियनशिप थी फादर के पास, वो फादर से किसको चले जाएंगी, मदर के पास चले जाएंगी, क्योंकि फादर के बाद मदर ही यहाँ पे हम लोग इसको नेचुरल गार्जियन मानेंगे। क्योंकि अगर आपको भी पता हो, आपने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा 107(8) में जो हमने देखे थे प्रोविजंस, वहां पे भी प्रोवाइडेड है कि अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन रिनाउंस कर देता है या 7 ईयर से ज्यादा, मतलब उनको हम प्रिज्यूम द डेथ मानते हैं, तो उसके भी रिलेट अगर आप करोगे यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए,
यहाँ पे द मदर होना चाहिए, क्योंकि अगर नेचुरल गार्जियन जनरली तो फादर होते हैं माइनर की प्रॉपर्टी पे, लेकिन वहां पे अगर फादर अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके जो नेचुरल गार्जियन है वो मदर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको सेक्शन नंबर 2 बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और वहां मैंने आपको बोला था कि हिंदू को हमको 3 तरीके से देखना है, धर्मतः हिंदू, जन्मतः हिंदू और विधि की कल्पना द्वारा हिंदू। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई आप हिंदू मैरिज एक्ट किस किस पे अप्लाई करोगे, ओनली ऑन द हिंदू बाय रिलीजन। तो यहाँ पे ओनली की वजह से यहाँ पे ये दिक्कत हो जानी है। तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, जो धर्मतः हिंदू है, रिलीजन के थ्रू यहाँ पे हिंदू है, उन पे अप्लाई होता है हिंदू मैरिज एक्ट। ओनली ऑन द पर्सन हु इज सिख और जैन बाय रिलीजन, तो ये भी हमारा धर्मतः हिंदू में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इलेजिटिमेट चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर जैन बाय रिलीजन, तो मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो यहाँ पे जो बच्चा है लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, उसका हम उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली ही रिलीजन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर उसके पेरेंट्स जैन हैं तो वो बच्चा भी हिंदू होगा। तो इस पे इसके अकॉर्डिंगली जो सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंगली हम देखें हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका बेस्ट आंसर है वो डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धर्मतः हिंदू, जन्मतः हिंदू दोनों ही कवर हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है नो प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट shall be instituted without the previous sanction of which of the following। अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 17 में, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एक बार लगा के रखा है कि आप अगर किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में लेते हो चाहे एडॉप्शन में देते हो, आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी अमाउंट, कोई भी कंसिडरेशन या किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे बेनिफिट लेते हो तो क्लॉज 2 में बता के, सबसेक्शन 2 में बता के रखा है यहाँ पे कि पहले तो बता के रखा है कि भैया नहीं लेना है सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में बता के रखा है अगर लेते हो आप किसी भी तरीके से कंसिडरेशन यहाँ पे एडॉप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे आपको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपके सबसेक्शन 2 में बता के रखी। सबसेक्शन 3 में यहाँ पे क्लियरली बता के रखा है कि आप यहाँ पे प्रोसिक्यूशन उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने यहाँ पे कंसिडरेशन लिया है एडॉप्शन के फेवर में, तो वहां पे आप प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते उस पे जब तक कि आप यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले लेते हो। प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले लेते हो किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे ऑथराइज करता है प्रीवियस सैंक्शन लेने के लिए, तो उनके आपके सैंक्शन लेना जरूरी है। तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम सेक्शन नंबर 17 देखें, तो वहां पे जो बेस्ट आंसर है आपका स्टेट गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे आंसर होता, ऑप्शंस होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पे दोनों आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 17 में बेस्ट आंसर उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपको बात करता है नॉशनल पार्टीशन के बारे में। अब देखो ये एक प्रिजम्पशन है, या बोल सकते हो कि एक प्रिजम्पशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको सेक्शन नंबर 6 में देखने को मिलेगा, किसके, हिंदू सक्सेशन एक्ट के। तो इसका आंसर हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 6 होगा आपका आंसर। तो आई होप आपको सारा एनालिसिस क्लियरली समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज शिवानी। चलिए तो हम क्वेश्चन पेपर के मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखिए कुछ 14 क्वेश्चंस है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, कुछ 14 क्वेश्चंस है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ मुस्लिम मैन अंडर अ मुस्लिम लॉ। ठीक है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मुस्लिम व्यक्ति से भरण पोषण का दावा करने के हकदार है।
हु इज एंटाइटल्ड, यहाँ क्या पूछा है, हु इज एंटाइटल्ड, ठीक है। देखिए वाइफ, डिवोर्स्ड वाइफ अंडर शी रीमैरिज, सी है माइनर चिल्ड्रन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम सेक्शन 125 की भी बात करते हैं तब भी ये सब क्लेम कर सकते हैं, और जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तब भी ये सब जो है वाइफ, डिवोर्स्ड वाइफ अंटिल शी रीमैरिज और माइनर चिल्ड्रन, ये तीनों क्लेम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड वक्फ, वक्फ क्रिएट करना है मुस्लिम लॉ में, तो उसके असेंशियल कंडीशंस क्या क्या है। देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, द वक्फ मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ मुस्लिम, वर्क प्रॉपर्टी मस्ट बी डेडिकेटेड इन परपेचुटी, और थर्ड ऑप्शन है द वर्क मस्ट बी फॉर चैरिटेबल पर्पस। हम वक्फ की जब असेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो हम देखेंगे वक्फ इसके द्वारा क्रिएट किया जाना चाहिए, फॉर श्योर मुस्लिम द्वारा ही क्रिएट किया जाना चाहिए, तो ये तो सही हो जाता है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि परपेचुटी की बात करते हैं, मतलब इनडेफिनेट पीरियड की बात कर रहे हैं, ये भी सही है यहाँ पर। और थर्ड जो बोल रहे हैं कि चैरिटेबल पर्पस, या हम जब एक और देखते हैं तो रिलीजियस पर्पस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे चैरिटेबल पर्पस दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, डी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है, द राइट ऑफ प्रीएम्पशन कैन बी एक्सरसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, हक शुफा का अधिकार निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे समझे, कब यूज कर सकते हैं हम अपने राइट ऑफ प्रीएम्पशन को। ऑप्शंस देखेंगे, सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू अ स्ट्रेंजर, सेकंड ऑप्शन है गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू अ फैमिली मेंबर, थर्ड ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय लीगल एयर्स, और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए प्रीएम्पशन का राइट कौन सा होता है, प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि जब कोई प्रॉपर्टी आपको बेचना है तब आप क्या करेंगे, अपने फैमिली मेंबर से पूछेंगे पहले, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो पहला राइट किसका होगा, फैमिली मेंबर्स का होगा, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर्टी स्ट्रेंजर को सेल कर रहे हैं तभी प्रीएम्पशन का राइट यूज किया जाएगा ना। अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को फैमिली मेंबर्स में या लीगल एयर्स में इनहेरिट कर रहे हैं तब तो ये प्रीएम्पशन का राइट आता ही नहीं है। जब आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप स्ट्रेंजर को सेल कर रहे हैं तब प्रीएम्पशन का राइट क्या होगा, यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 डज नॉट अप्लाई, निम्नलिखित में से किस पर मुस्लिम व्यक्तित्व विधि शरीयत प्रयोग अधिनियम 1937 लागू नहीं होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए वक्फ, विल, हिबा, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सेक्शन नंबर 2 ऑफ शरीयत एक्ट, जब आप शरीयत एक्ट का सेक्शन नंबर 2 देखते हैं तो वहां पर आपको विल नहीं मिलेगा, वक्फ मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तलाक मिलेगा, मैरिज मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको विल नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, विल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, निम्नलिखित में से कौन से सुन्नी विधि के अनुसार उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आते। सिर्फ सुन्नी लॉ का पूछा है, तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग कौन नहीं आते, डीएस का सही आंसर, ग्रैंडसन जो है वो इसके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज मुतावली अंडर मुस्लिम लॉ, पहले बताइए मुतावली कौन है। मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग मुतावली कौन होता है, मुतावली वो होते हैं जो वक्फ क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद में जो ट्रस्टी होते हैं या उसके जो मैनेजर होते हैं वो क्या होते हैं, मुतावली कहलाते हैं। तो क्या इन ऑप्शंस में इनका जिक्र है वक्फ के ट्रस्टीज का या मैनेजर का, तो देखते हैं। देखिए पर्सन हु परफॉर्म्स द मैरिज, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। पर्सन हु ऑफर्स द नमाज, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है हु डिसॉल्व्स द मैरिज, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि मुतावली कौन होते हैं, मैनेजर होते हैं वक्फ जो क्रिएट किया जाता है उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रिपल तलाक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्कूल्स ऑफ शिया एंड सुन्नी, तीन तलाक शिया और सुन्नी के निम्नलिखित सब स्कूलों के संबंध में रखता है। देखिए कौन से स्कूल के संबंध में रखता है, देखिए ट्रिपल तलाक कौन सा है, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत का जो कॉन्सेप्ट है जो कि अब वॉइड डिक्लेयर हुआ है, पहले तो था, ठीक है। तो कौन से स्कूल से आता है, तो हम इसको देखते हैं हनाफी लॉस में आता है। हनाफी जो कि सुन्नी स्कूल्स का सब स्कूल है, सुन्नी का जो सब स्कूल है हनफी स्कूल्स, उसमें इसका जिक्र आता है, वो ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड वाला हनाफी स्कूल्स, ठीक है, वो ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ मुस्लिम वाइफ में टेक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 1939 के एक्ट के अकॉर्डिंग किस में कौन से ग्राउंड्स पे जो है वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है। तो अगर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2 का, सेक्शन नंबर 2 को देखते हैं, हमारा 1939 का जो एक्ट है उसके सेक्शन नंबर 2 को देखते हैं, तो वहां पर मिलते हैं ग्राउंड्स, वहां पर मिलते हैं ग्राउंड्स। तो देखिए, जब नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस की बात आएगी तो यस, इस पे तो ले ही सकते हैं। देखिए, जब इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड का ग्राउंड आएगा तो ये ग्राउंड भी सेक्शन नंबर 2 में मेंशन है कि इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, जहां पर मेंटल क्रुएल्टी को भी फिजिकल क्रुएल्टी में इंक्लूड किया गया है, उसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं अंडर 1939 का एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ वाला, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विल के परिप्रेक्ष्य में है, what is the maximum portion of Muslim property that can be bequeathed to by will under a Sunni law। विल में कितना प्रॉपर्टी को, मैक्सिमम कितने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं सुन्नीस में। तो आपको वहां पर सुन्नी में जब हम देखते हैं कि विल के द्वारा ट्रांसफर करने के जो प्रोविजन है उसमें आप देखेंगे तो 1/3 प्रॉपर्टी ही आप वहां पर क्या कर सकते हैं, विल से ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, 1/3 ऑफ योर प्रॉपर्टी। क्लियर, चलिए। द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस, विदाउट विटनेस अगर मैरिज क्या किया है, मैरिज किया है, तब वो कैसा होगा। ऑप्शंस देखिए, वॉइड बट नॉट इरेगुलर, इरेगुलर बट नॉट वॉइड, थर्ड ऑप्शन है वैलिड बट नॉट वॉइड, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए, जब विटनेस की बात आती है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है सुन्नी और शियाज में। ठीक है, शियाज में जो है विटनेस की आवश्यकता नहीं है, मैरिज के टाइम पे विटनेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम सुन्नीस की बात करते हैं तो विटनेस की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। या तो 2 मेल मेंबर्स हो या फिर 2 फीमेल है तो +1 मेल मेंबर। ठीक है, इस तरीके से विटनेस की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब सुन्नी लॉ में विटनेस की बात आती है तो वो बोलते हैं कि अगर विटनेस नहीं है तो ये मैरिज वॉइड नहीं होगी, क्या होगी, इररेगुलर, वॉइड नहीं होगी और क्या होगी, इरेगुलर होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इरेगुलर बट नॉट वॉइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मुस्लिम डाइज लिविंग बिहाइंड अ मदर एम, a son S and a daughter son DS, then his property will be distributed among them by share। ठीक है, यदि एक मुस्लिम अपने पीछे एक माँ जो कि M है, एक पुत्र S और एक पुत्री का पुत्र DS को छोड़कर मरता है तो उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो ए वाला ऑप्शन बोलता है 1/6 to M मतलब मदर को, 5/6 to S मतलब सन को, और जो DS है उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब डॉटर के सन को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन बोलता है 2/6 मदर मतलब एम को 2/6 प्रॉपर्टी मिलेगी, 4/6 मिलेगा किसको, एस को, और डीएस को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। हाफ टू एम, हाफ टू एफ और डीएस को एक्सक्लूड कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन बोलता है 1/6 मदर, 4/6 एस सन को, और 1/6 डीएस। तो देखिए, ये तो अपने आप से ही गलत हो जाता है क्योंकि डीएस को तो प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो जो ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। डीएस को तो हम एक्सक्लूड करेंगे, साथ में अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो 1/6 प्रॉपर्टी जो है किसको जाएगी, मदर को जाएगी, और सन को कितनी जाएगी, 5/6 ऑफ प्रॉपर्टी जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ वुमन married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for a dissolution of her marriage। ठीक है, ये यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है आपके पास में 1939 के एक्ट का जो ग्राउंड वहां पर आपको मिलते हैं सेक्शन नंबर 2 में। क्लियर, निम्नलिखित में से किस आधार पर मुस्लिम विधि के तहत विवाहित महिला अपने विवाह के विघटन के लिए डिक्री प्राप्त कर सकती। देखिए, ए वाला ऑप्शन बोलता है वेयर अबाउट अ हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर पीरियड ऑफ 4 years, 4 साल के लिए नहीं मिला है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन बोलता है द हस्बैंड हैज फेल्ड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस फॉर पीरियड ऑफ 4 months। सी बोलता है ए और बी दोनों, डी बोलता है नन ऑफ द अबव। देखिए, मेंटेनेंस की जब बात करते हैं कि मेंटेनेंस नहीं दिया है और उस ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, तो वहां पर जो क्राइटेरिया वो है 2 years का, वहां पर जो क्राइटेरिया है वो है 2 years का। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाता है इसका, ए वाला ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ये केस लॉ से रिलेटेड है, केस लॉ से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस लॉ रिलेटेड टू डॉवर, मेहर से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इसमें जस्टिस महमूद ने ये कहा था कि जो डावर है वो क्या है, एक कंसिडरेशन है मैरिज के लिए जो आपको देना ही देना है, ठीक है। वह मैंडेटरी प्रोविजन है, डावर होना ही चाहिए, और एक कंसिडरेशन है मैरिज का जो आपको देना ही, चाहे वो मैरिज के टाइम पे डिसाइड हुआ हो ना हुआ हो, देना ही है मैरिज के बाद में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला, अब्दुल कादर वर्सेस सलीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अंडर सुन्नी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर अ वैलिड निकाह? सुन्नी विधि के तहत निम्नलिखित में से कौन से एक वैध निकाह के लिए आवश्यक शर्तें हैं? देखिए, ए ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेस, बी है एब्सेंस ऑफ अब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, सी है द पेमेंट ऑफ डावर, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सुन्नीस में क्या है, विटनेस की आवश्यकता जरूरी है, और हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन तो होना ही नहीं चाहिए। जो हम बात करते हैं कॉन्जिग्विटी, एफिनिटी और फोस्टर की जब हम बात करते हैं, ये चीजें तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें आप मैरिज कर ही नहीं सकते, वो वॉइड मैरिजेस कहलाती हैं, ठीक है। और पेमेंट ऑफ डावर की जब बात करते हैं तो अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि डावर कैसा है, मैंडेटरी प्रोविजन है जो देना ही है मैरिज के टाइम पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।